तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। विहान और लता की शादी को कई साल हो गए थे, मगर दोनों संतान सुख से विमुख थे। घर परिवार और रिश्तेदारों से लता को ताने मिलने लगे। विहान और लता ने हर किस्म के इलाज करवाई, IVF प्रोसेस से भी गुजरे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हर दवा नाकामयाब होने लगी तो दोनों ने थक हार कर एक फैसला किया और फिर एक बच्चे की चाह में लता ने विहान से कितना गलत समझ लिया था, कैसे उसका विहान से भरोसा उठ गया था, वह भी बिना असलियत को आईना देखे। अब वह क्या करे, वो कहाँ जाए। अगली सुबह लता के लिए भी अभी भी अमावस की रात समाने ही थी। विहान जो उसकी जीने की वजह था, उसी ने लता को जीते जी मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। लता के जिस्म का परोपार दुख रहा था। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, बेतहासा रोना चाहती थी, मगर वो किससे कहे। लता ने खुद को बेड से उठाया और शावर के नीचे अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। न जाने कितनी ही देर पानी के बौछार उस पर गिरती रही, पर 1% भी उसके भीतर के उठने वाली अग्नि को बुझा न सकी। बड़ी मुश्किल से वो सामान्य दिखने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही विहान फैक्ट्री के लिए निकला, उसके थोड़ी ही देर बाद वो भी कार लेकर निकल गई। आज कार वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। लगभग घंटे भर लता उसी घर के आगे खड़ी थी जहां कल उसकी दुनिया वीरान होने लगी थी। वह डोरबेल बजाना चाहती थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। उसके पांव जैसे हाथ छोड़ चुके थे और फिर भी उसने एकदम आगे बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे उसे वह एकदम मानो भरी हो गया हो। उसने डोरबेल बजाने की पूरी कोशिश की, पर उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। कौन दरवाज़ा खोलेगा, कैसे सामना कर पाएगी वह उस औरत का, उस बच्चे का? नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी। उफ, ये कैसी दुविधा है। अंत में लता जल्दी से उल्टे पांव वापस अपने कार में आ बैठी। उसकी सांसें कौंधने की तरह चल रही थी। कुछ देर बाद उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने अपना चेहरा स्टीयरिंग पर टिका दिया। उफ विहान, यह कौन सी मोड़ पर खड़ी हूँ मैं आज? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सांसें घुट रही हैं। यह क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया? कुछ संभलती लता तो एक बार फिर उसने घर के दरवाजे की ओर देखा और एक ठंडी सांस भरकर कार स्टार्ट कर दी। घर वापस आने पर लता ने अपने कमरे में विहान की अलमारी को बुरी तरह से खंगाल डाला। हर एक दरवाजे का एक एक कोना उसने बारीकी से छान मारा। तभी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने के एक कोने में उसे एक वॉलेट नजर आया। उसने वॉलेट को उठाकर अच्छी तरह से देखा तो उसे याद आया कि यह तो वही वॉलेट है जो विहान के लंदन से छुट्टियों में आने पर मॉल की शॉपिंग के दौरान लता ने विहान के लिए खरीदा था और पैकिंग करते हुए उसके एक प्यारे से लव नोट के साथ उस बैग में रख दिया था। लता ने धीरे से वॉलेट खोला। उसमें उसका लिखा हुआ नोट आज भी रखा हुआ था। लता ने उसे दोबारा खोलकर पढ़ा। नोट में लिखा था, सरप्राइज इसे कहते हैं और कभी कभी ऐसे भी दिए जाते हैं, तुम्हारी मैडम लता। विहान तो अक्सर मैडम कहा करता था प्यार से लता को, और लता को भी उसके मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लगता था। पूर्व के वो हंसते खिलखिलाते पल उसकी यादों की पगडंडियों से गुजरे तो उस हालात में भी लता के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान खिल गई थी। लता ने फिर वॉलेट को और खोला और अच्छी तरह से उसे खंगाल के अंदर से देखा तो कुछ पाउंड और एक बिल जो किसी हॉस्पिटल का था। 3-4 दिन शॉपिंग बिल और वॉलेट की सीक्रेट कंपार्टमेंट में एक तस्वीर मिली जिसे लता के वजूद को भी हिलाकर रख दिया था। एक तस्वीर जिसमें विहान एक लड़की के साथ है और लता को पहचानने में एक पल भी का वक्त नहीं लगा कि यह वह लड़की जो कल विहान के साथ थी।
दोनों किसी चर्च के बाहर खड़े थे। वह लड़की आगे खड़ी थी और सफ़ेद गाउन में थी। विहान एकदम उसके पीछे था और उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अचानक लता ने तस्वीर पलटी तो पीछे दोनों के नाम लिखे हुए थे, विहान एंड तारा। लड़की का नाम तारा था और इसी के साथ एक तारीख लिखी हुई थी और लिखा था वेडिंग डे। पर इस शब्द पर बुरी तरह से पेन चलाया हुआ दिख रहा था। लता के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बस आंखों में निरंतर आंसुओं की धारा बहती रही। कुछ देर वह तस्वीर को देखती रही, फिर उसने आंसू पोंछे और तस्वीर वॉलेट में वापस रख दी, पर इस बार सीक्रेट कंपार्टमेंट में नहीं रखी और वॉलेट को अलमारी में यथास्थान रख दिया। यह कैसी पहेली है? विहान और तारा क्या दोनों ने लंदन में शादी? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लगी। पर इसमें गलत क्या है? वह तारा का ही बच्चा था और विहान को डैड पुकार रहा था, तो जाहिर है कि विहान ही उसका पिता है। उफ, इतना बड़ा धोखा। अगर विहान अपना अलग ही परिवार बसा चुका था तो मैं इस शादी के क्या माने हैं? क्या इसीलिए ही वह पिता बनने का इतना आतुर नहीं दिखाता? क्योंकि संतान सुख से तो केवल मैं ही वंचित हूँ। वह तो पिता होने का सुख भोग रहा है। विहान के भोले भाले से चेहरे के नकाब के पीछे यह घिनौना रूप होगा, यह तो लता सोच भी नहीं सकती थी। पर विहान ने ऐसा क्यों किया? बहुत सोचने के बाद भी लता इस सवाल का जवाब नहीं खोज पा रही थी। तभी लता का मोबाइल बज उठा। उसने अलमारी बंद की और मोबाइल उठाया। विहान की कॉल थी। उसका उस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि विहान से बात करने का। उसने मोबाइल पलंग की साइड टेबल पर रख दी। थोड़ी देर बाद मोबाइल फिर बज उठा। इस बार लता ने कुछ पल मोबाइल के स्क्रीन पर अपने और विहान की हंसती हुई तस्वीरों को देखा और कॉल अटेंड कर ही ली। लता, क्या हुआ? तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर पा रही थी? विहान की आवाज़ सुनकर लता का दिल जैसे एकदम से पिघल गया हो। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी और तारा की वह तस्वीर उसकी आंखों के आगे घूम गई थी। वह कुछ कहते कहते खामोश हो गई। लता, क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही? तबीयत तो ठीक है? विहान का स्वर अब चिंतित हो उठा था। कुछ नहीं विहान, मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो, कैसे कॉल की? लता ने जैसे समूची ताकत जुटाकर जवाब दिया हो। दरअसल मुझे ऑफिस से ही मुंबई के लिए निकलना होगा। बहुत ज़रूरी मीटिंग है। 3-4 दिन लग जाएंगे। सूटकेस पैक करके यहीं भिजवा देना। लता के होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई थी। ऊपर तौर पर उसने कुछ जाहिर नहीं किया। विहान के जरूरी मीटिंग अब शुरू हो चुकी थी। अब वह समझ रही थी। ठीक है विहान, उसने ठंडे स्वर में कहा। बस ठीक है। कहाँ तुमने इतना शोर मचा देती हो मेरी कहीं जाने पर कि वह वहाँ ये लाना ना हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम फाइलें देखना, मैं तुम्हें देखूंगी। और आज यह सूखा सूखा सा ठीक है। क्या बात है भाई? विहान ने तो प्यार भरी शिकायतों की झड़ी सी लगा दी थी। इस वक्त लता बिल्कुल कमज़ोर पड़कर रोना नहीं चाहती थी। उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ज़रा सा सर में दर्द है। सिर दर्द, बुखार तो नहीं। माँ जी और मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो कहो, जाना कैंसिल कर दूँ? अरे नहीं, बस सिर दर्द है और कुछ नहीं। मैं सूटकेस भिजवा देती हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है फिर। इसके साथ ही उधर से कॉल कट गई। विहान मुंबई चला गया तो रात को खाली बेडरूम में लता को चुभने लगा। इस वक्त विहान कहाँ होगा, वह उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। उसने पूरी रात आंखें आंखों में ही काट ली। सवेरे उठी तो उस दिन काफ़ी हद तक लता खुद को मानसिक तौर पर
तारा से मिलने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोपहर होते होते लता एक बार फिर उसी के घर के आगे खड़ी थी जहां इन दिनों तारा रह रही थी, और इस वक्त शायद अंदर विहान भी हो। लता सीधे कदमों से उतरी और सीधे धीमे से चलते हुए घर के दरवाजे के सामने पहुंची और डोर बेल बजा दी। दरवाजा खुलने में लगने वाले कुछ पल भी लता को सदियों के समान लग रहे थे। उसने दोबारा बेल बजानी शुरू की, पर उसी वक्त दरवाजा खुला। सामने वह वृद्ध महिला खड़ी थी। यस, हु आर यू? कौन हो तुम? महिला ने धीरे से पूछा। क्या विहान जी यहीं रहते हैं? लता ने कुछ सकूचते हुए पूछा। हाउ डू यू नो विहान? तुम विहान को कैसे जानती हो? महिला अब कुछ परेशान सी नजर आने लगी थी। लता का दिल तो चाहा अभी उन्हें बता दे कि वह कौन है। वह शांत ही रही। आंटी जी, कल विहान जी का यह पर्स हमारी कैब में छूट गया था। लता ने विहान को वॉलेट वृद्ध महिला के सामने रखते हुए कहा। महिला कुछ भी न समझने वाली निगाहों से लता को देखती रही। दरअसल आंटी, कल विहान जी जिस कैब में आए थे उसे मेरा भाई चलाता है। कल शायद गलती से विहान जी का यह पर्स कैब में ही रह गया था। कल मेरे भाई की तबीयत अचानक कुछ खराब हुई तो यहाँ से सीधा घर ही आ गया, और कैब से उतरते समय उसकी नज़र इस पर्स पर पड़ी तो उसने इसे उठाकर खोल कर देखा। अंदर विहान जी की फोटो देखकर वो समझ गया कि उसका पर्स गलती से गिर गया है। उसने मुझे पता बताया और जिद की कि मैं यह पर्स विहान जी तक पहुंचा दूं। फोटो के पीछे नाम लिखे हुए हैं, उसी से विहान जी का नाम पता चल गया था। आप पर्स देख लीजिए, सब ठीक है ना? लता खुद न जान सकी कि वह इतना सब कुछ कैसे कह गई थी।